देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम तारुफ कराना चाहते हैं TV9 भारतवर्ष पर मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फडणवीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर ही खबरें चल रही थी, इसलिए पहला सवाल, जाहिर है हम सब इस संकट से अभी जूझ रहे हैं, इसलिए आपसे कोरोना पर ही, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आए हैं और जो तैयारियां महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही हैं और जिस तरह से तादाद में इजाफा लगातार होता जा रहा है कोरोना मरीजों के, क्या आप कहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकार जिस तरह से इन तमाम कदमों को इंप्लीमेंट कर रही है, उसको लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, सवाल ये संतोष का नहीं है। हम सभी के लिए मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति ये चिंताजनक है जी। और विशेष रूप से मुंबई, ठाणे और MMR रीजन जो है सारा, ये पूरा MMR रीजन, उसके साथ साथ पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये जो सारे इलाके हैं, इन इलाकों में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही गंभीर इस प्रकार की परिस्थिति है। विशेष रूप से हमने जो रेड जोन्स तैयार किए, क्लस्टर कंटेनमेंट के जो जोन्स तैयार किए जी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको दिखाई पड़ रहा है, रोज उसमें नंबर बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जिस गति से उसको टैकल किया जाना चाहिए, उसमें कुछ खामियां अभी भी है। मैं कोई टिक्का नहीं करना चाहता, हम सरकार के साथ है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, राज्य की सरकार को भी हम सारी मदद देना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक भी हो रही है। जैसे मैंने कल बताया कि राज्य की सरकार ने एक निर्णय लेकर हमारे ICMR ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है उनका भी उनकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने और BMC ने निर्णय लिया कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की हम वहां पर जांच नहीं करेंगे। अब कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर उन्हीं के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक कोरोना के जो मरीज एडमिटेड है उनमें से 63% से लेकर तो 79% तक मरीज एसिम्प्टोमेटिक है। और अगर हम एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को जांच नहीं करेंगे या लोगों को, तो फिर हम मरीजों को छोड़ देंगे और उसमें से कोरोना और फैलेगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो हाई रिस्क व्यक्ति है, जो यानी जिसको कोरोना हुआ है, उसके घर के जो लोग हैं, उनका भी 100% टेस्टिंग किया जाए, ऐसा ICMR ने कहने के बाद यहां निर्णय लिया गया है कि उनका 100% टेस्टिंग नहीं किया जाएगा, आवश्यकता होगी तो टेस्टिंग किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके कारण कोरोना बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है और फोकस पद्धति से किया जाना चाहिए। और साथ में ठीक है सर, आपने जो सजेशन दिया है, मैं उम्मीद करेंगे कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन तक ये सजेशन पहुंचे और बहुत ही पॉजिटिव वे में आपने इन तमाम बातों को रखा है, तो शायद इसको भी इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन देवेंद्र जी, एक और घटना हो गई, लॉकडाउन का हम सब पालन कर रहे हैं और महाराष्ट्र के पालघर में हमने देखा कि 2 साधुओं की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जिस गाड़ी में वो सवार थे उसके ड्राइवर को भी मार दिया जाता है। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग का ये जो मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान के सभ्य समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या वजह मानते हैं? पालघर में कहां चूक हुई जिसका खामियाजा इन लोगों ने भुगता? देखिए, ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। एक प्रकार से इस घटना की ओर अगर हम देखें तो ये जो संत है कल्पवृक्ष गिरी, उनके साथ दूसरे संत थे और उनका ड्राइवर था जी। ये लोग गुजरात में जा रहे थे क्योंकि उनके एक गुरुजन की वहां पर मौत हुई थी। अच्छा। और इसलिए उनका दर्शन लेने के लिए वो जा रहे थे। ऐसे समय जिस निर्ममता के साथ उनको मारा गया, और इसमें सबसे शर्मनाक बात क्या है, पुलिस के सामने मारा गया। पुलिस के सामने, पुलिस का हाथ पकड़कर बचने की वो कोशिश कर रहे हैं और पुलिस हाथ छुड़ाकर भाग रही है। बिल्कुल, पुलिस की गाड़ी वहां पर है, यही सबसे दर्दनाक। और लोग उनको इस प्रकार से पीट रहे हैं। कानून व्यवस्था है कहाँ? कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं है। और साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के लोग वहां पर थे, अभी तो सरकार को मैंने कहा है कि सरकार कंफर्म करे, पर मेरे पास जो कुछ रिपोर्ट्स है, राजनीतिक लोग वहां पर थे।
कई राजनीतिक वहां के एक जिला पंचायत देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल थे, क्योंकि देखिए अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है, जो ऑफिशियल जानकारी है सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र की जो सामने आ रही है वो ये कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसके बाद 200-250 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इन साधुओं पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, पुलिस वाले बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीट पीट कर सरेआम पुलिस वालों की मौजूदगी में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपके पास क्या कुछ और इनपुट है? राजनीतिक एंगल जो आप दे रहे हैं, इसके पीछे क्या आधार है? देखिए वहां से मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, एक जिला पंचायत के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। अच्छा। अभी वीडियो से उसका कंफर्मेशन होना बाकी है, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। हम कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी कहा है कि पुलिस कंफर्मेशन करे, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर जिला पंचायत के एक पार्टी के पदाधिकारी भी वहां पर थे और इसलिए ऐसे सारे लोगों की मौजूदगी में अगर इस प्रकार से भीड़ मार देती है, इस प्रकार से पुलिस के सामने मारा जाता है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं, इस प्रकार की घटना हुई नहीं। बहुत ही शर्मनाक इस प्रकार की घटना। और देखिए 2 दिन तो उसकी सुध ही नहीं लेती पुलिस। ऐसी स्थिति है कि ये तो जब मीडिया ने और हम लोगों ने इसको लगातार उठाने की कोशिश की, उसके बाद चलकर आज मुख्यमंत्री जी का कुछ मुझे ऐसा पता चला बयान आया, मैंने तो अभी देखा नहीं पर किसी ने मुझे बताया। पर इस घटना को इतने हल्के से लेकर नहीं चलेगा। पूरे देश के संत समाज में एक बड़ा गुस्सा है इस चीज को लेकर कि पुलिस के सामने संतों को मार दिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। देवेंद्र जी, यही बहुत दर्दनाक पहलू है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ और कुछ पुलिस वाले जो कि हालात को नहीं संभाल पाए वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं और साधुओं को इस उग्र भीड़ के हाथों में सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कुछ महीनों पहले तक पूरे महाराष्ट्र का पुलिस और प्रशासन जो है वो आपके जिम्मे था। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, आपकी सरकार नहीं रही। आप क्या कहेंगे, आज क्या बदल गया इतने दिनों में जो कि आप आज पुलिस प्रशासन पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी मौजूदगी में हुआ और आप सरकार को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षय है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। क्या बदल गया इन महीनों में? देखिए, आपने अगर खुद वीडियो देखा होगा तो जब ये एक वो कमरे में छुपने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो कमरे से बाहर उनको कौन ला रहा है? पुलिस वाला ला रहा है। बिल्कुल, पुलिस वाले ने पकड़कर उनको कमरे से बाहर लाया है और अगर लाकर गाड़ी में बैठाकर ले जाते तो शायद बच भी जाते। उनको छोड़ दिया है पुलिस वालों ने और फिर इतनी ब्रूटलता से, इतनी शर्मनाक तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनको वहां पर मारा है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सरकार का जो अमल है, सरकार की जो एक ताकत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। क्योंकि कैसे पुलिस के सामने इस प्रकार से लोगों को मार दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है ये तो सरकार को जवाबदेही तो होगा, ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, अभी तक तो ये स्टेटमेंट आ रहा है और पालघर पुलिस ने 110 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है और साथ ही साथ ये भी बार बार होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग लगातार इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, ये आप भी अपील करेंगे? देखिए, इसको कम्युनल एंगल देने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये भी जरूर उठता है कि अगर ये हिंदू संत नहीं होते और किसी अन्य धर्मों के संत होते तो किस प्रकार से बवाल मचता। देखिए, मैं तो कोई कम्युनल एंगल की बात नहीं करता, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ इस प्रकार से घटना होना ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। सही बात। लेकिन अगर ये हिंदू संत नहीं होते तो क्या यह सरकार इतनी कोताही बरतती? क्या यह सरकार इस प्रकार से एक्ट करती? और इसलिए देखिए, इसको कम्युनल एंगल नहीं देना है, लेकिन जिस प्रकार की बात अगर गृह मंत्रालय कर रहा है और जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि ऐसी बात जो करेगा, जो कोई कहेगा कि हमारे हिंदू संतों पर क्यों, क्योंकि पूरा संत समाज ये कह रहा है कि क्यों हिंदू संतों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ऐसे समय अगर उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की बात कोई करता है तो ये बात गलत है। लोगों का गुस्सा है, गुस्सा सुन लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, इसको कम्युनल एंगल देने की आवश्यकता नहीं है।
देवेंद्र जी, आप हमेशा बहुत जिम्मेदारी भरा बयान देते हैं, सारे वक्तव्य आपके जिम्मेदारी से भरे होते हैं, आपने सरकार भी बहुत जिम्मेदारी के साथ चलाई। लेकिन आज जब ये कहा जाता है कि ये हिंदू संत थे या हिंदू साधु संत थे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसे वक्तव्य भी गैर जिम्मेदाराना हैं? क्योंकि जो स्थिति नजर आ रही है वहां पर, उसमें कोई धर्म तो नहीं देखता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ जो है वो 200-250 लोगों की भीड़ नजर आ रही है, अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं। हालांकि ये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ी नाकामी है कि ना अफवाहबाजों पर लगाम लगा पाए, ना हिंसक भीड़ पर काबू कर पाए। लेकिन धार्मिक एंगल देना, ये क्या गैर जिम्मेदाराना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल इसको धार्मिक एंगल देने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन अगर देश भर के हिंदू संत इस पर आक्रोश करते हैं कि भाई हमारे हिंदू संतों को मारा गया है, तो ऐसे समय अगर जिस प्रकार से आपने कहा, गृह मंत्री अगर कहते हैं कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तो ये भी गलत है। उनका गुस्सा अगर फूटा है तो सुन लेना चाहिए, इसको कम्युनल एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। पर जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर कार्रवाई छोड़कर दूसरों पर अगर आप कार्रवाई, हाँ, अगर कोई उसको कम्युनल एंगल देता है, कोई कम्युनल उसमें भड़काने की कोशिश करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। किसी भी हालत में ऐसे मामलों में जाति धर्म न देखते हुए, कम्युनल एंगल न देते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास ये पुख्ता इनपुट मिला है कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी इस भीड़ का हिस्सा थे। आप उन दलों का नाम बता सकते हैं? देखिए, मैं जैसे कंफर्मेशन आएगा तो मैं जरूर उसकी सारी चीजें आपको बताऊंगा। वहां पर के जो हमारे पहचान के लोग हैं, उन्होंने कुछ मेरे पास वीडियोस भेजे हैं। अच्छा। उस वीडियोस में उन्होंने कुछ लोगों को मार्क करके भेजा है और कहा है कि ये देखिए, ये इस दल का व्यक्ति है, ये जिला पंचायत का सदस्य है। अभी उसके पुख्ता मेरे पास कंफर्मेशन आने के हैं, वो जब जैसे आ जाएंगे मैं आपको भी दूंगा और सभी को दूंगा। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात लगातार देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी देश में मॉब लिंचिंग के शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण जितने इंसिडेंट सामने आए हैं, अक्सर कई घटनाओं में यह देखा गया कि अफवाहें जो हैं वो एक बड़ा जरिया बनती हैं इस तरह की घटनाओं का। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस देश में बहुत जरूरी हो गया है इस तरह का मैकेनिज्म बनाना, ताकि व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाहों का बाजार जो लोग गर्म करते हैं उन पर नकेल कसी जा सके? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना ही चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कर्ब्स नहीं आए, इसका मैं भी पक्षधर हूं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मर्यादा क्या है, ये भी हमारे संविधान ने स्पष्ट किया है। और उन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए देश के अंदर अफवाहों का बाजार अगर गर्म होता है और ऐसे समय सोशल मीडिया का उपयोग होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीजनेबल इस प्रकार के कर्व्स उसमें डालने की आवश्यकता जरूर होगी। अच्छा, बिल्कुल, आप देवेंद्र जी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से किया गया है, वो ट्वीट आपको बताते हैं, इसी घटना से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से थोड़ी देर पहले बातचीत की है और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बताया गया है कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यह ट्वीट किया है, तथा शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये ट्वीट हम आपको सुना रहे हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शेष को चिन्हित कर सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पालघर महाराष्ट्र में जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की है। ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो इसी घटना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसका भी जिक्र कर दिया। देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या उद्धव ठाकरे से आपकी भी बातचीत हुई इस घटना के सामने आने के बाद? नहीं, इस घटना के बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैंने पुलिस महकमे से बातचीत की है, कुछ जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की है और अभी मेरे पास जो चीजें आ रही है वो पुलिस को मैं देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, मैं ये देख रहा हूं कि हालांकि कहीं ना कहीं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ मिलकर आप लोगों ने इतने समय तक सरकार चलाई है, शिवसेना के साथ आपका इतना पुराना गठबंधन रहा है और आज मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे को इस घटना के सामने आने के बाद।
इसके पीछे क्या मकसद है, या फिर इसे सिर्फ खालिस राजनीति माना जाए? देखिए, सवाल ये कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है जी, इस घटना की निंदा तो होगी ही। बिल्कुल। और जब निंदा होगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की होगी, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी को बताना ये गलत है तो फिर इस प्रकार से कैसे चलेगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी, इस पे करेक्टिव एक्शन लेना भी पड़ेगा, और विशेष रूप से देश भर के संत समाज में जो गुस्सा भरा हुआ है उस गुस्से को समझकर उसको एड्रेस भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई, और जब जैसे ही ये मामला सामने आया फौरन 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जो दोषी हैं वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है ये काफी नहीं है, तो होना आपके हिसाब से क्या चाहिए? देखिए, घटना घटी उसके बाद बहुत सारे समय तक तो किसी को गिरफ्तारी नहीं किया गया था, चंद लोग बिल्कुल गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद जैसे ही मीडिया ने इसको बड़े पैमाने पर लिया जी, तब फिर सरकार जागी, उनके ध्यान में आया कि भाई ये जरा इस पे गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कुछ और लोगों को लिया। लेकिन सभी लोगों को अभी तक भी सरकार ने और पुलिस ने अपने घेरे में नहीं लिया है। मुझे बताइए, छोटी सी बस्ती है, छोटा सा एरिया है सारा, और उस एरिया में जो लोग सारे वहां पर इतने इकट्ठा हुए और इतने अलग अलग एमेच्योर वीडियोस तैयार हुए, सबके चेहरे उसमें दिखते हैं। ऐसे समय 2-2 दिनों तक हम पकड़ेंगे, हम चिन्हित करेंगे, ये कौन सी सरकारी नीति मुझे समझ में नहीं आती। ऐसे मामलों में मेरा क्या मानना यह है, बिल्कुल कड़ाई के साथ तुरंत सबको आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, पुलिस का इकबाल इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है? क्यों ये स्थिति पैदा हुई? आप महाराष्ट्र के तमाम इलाकों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार दलील ये दी जा रही है कि पुलिस फोर्स वहां पर थी नहीं, संख्या बहुत कम थी, इसलिए पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। कुछ पुलिस वाले जो वहां पर थे उन पर भी भीड़ ने पथराव किया, वो भी तकरीबन संख्या बताई जा रही है कि 4 के करीब पुलिस वाले भी इस इंसिडेंट में घायल हुए, उन पर भी पत्थर बरसाए गए। ये स्थिति क्यों पैदा हो गई महाराष्ट्र में? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि पुलिस की संख्या से भी ज्यादा पुलिस का डर महत्व का होता है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं तब भी 2 पुलिस वाले उनको संभालते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस सरेंडर कर रही थी वहां, उसके चलते जो दंगाई थे, जो भीड़ के लोग थे, जो जानबूझकर मिसक्रेंट टाइप के लोग थे, उन्होंने उसका फायदा लिया और उन्होंने एक प्रकार से वहां पर हमला बोला। होना तो ये चाहिए था कि तुरंत इन पुलिस वालों ने फोर्स बुलानी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई 5 मिनट की घटना थोड़ी है, तो घंटों घटती रही है घटना। सही बात है। तो तुरंत फोर्स बुलाना चाहिए था। और पालघर जिले को मैं जानता हूँ, कासा भी जो है, ठीक है, वो शायद 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इधर उधर होगा, लेकिन वहां पर अच्छा रास्ता जाता है, वहां पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और देवेंद्र जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर सरकार से हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसका ये नतीजा हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि जब, क्योंकि ये मामला जो है 2-3 दिन पहले का है और अब इस पर एक्शन में नजर आ रही है पूरी तरह से सरकार, पालघर की पुलिस, महाराष्ट्र का प्रशासन, क्या आपको लगता है कि आपने जब तक ये मामला नहीं उठाया था तब तक ये लापरवाही का आलम चल रहा था, आपके ट्वीट के बाद सरकार जागी? जी बिल्कुल, मेरे ट्वीट के बाद जागी, और उससे भी ज्यादा मैं, मेरे ट्वीट से भी ज्यादा मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि मीडिया ने इसको जिस प्रकार से लिया, उसके कारण सरकार को जागना पड़ा। और जिस प्रकार से देश में आक्रोश तैयार हुआ, कल आप देखिए, कल अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो कल सोशल मीडिया पर न्यूट्रल लोग भी जिस प्रकार से इसको ट्रेंड कर रहे थे, जिस प्रकार से इस पर कमेंट कर रहे थे, जिस प्रकार का गुस्सा दिख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों के चलते एक सरकार के ऊपर दबाव बना, और उस दबाव बनने के कारण सरकार को एक्शन लेनी पड़ी। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि चाहे किसी भी तरह की राजनीति से किसी का ना भी वास्ता हो, एक आम हिंदुस्तानी ने जब ये तस्वीरें देखी तो दिल जो है वो टूट कर रह गया, दिल को झकझोर दिया इन तस्वीरों ने कि किस तरह से एक बुजुर्ग साधु हैं और उन पर इस तरह से भीड़ अटैक करती है और तब तक मारती रहती है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। इससे ज़्यादा शर्म की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है, सभ्य समाज के लिए क्या हो सकती है?
आपने इन तमाम मसलों पर खुलकर बात की देवेंद्र जी, लेकिन साथ ही साथ अब मैं फिर आना चाहूंगा क्योंकि देश और पूरा महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है। और मुंबई के अगर हम धारावी इलाके की बात करें जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही हम सब ये जानते हैं हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला ये इलाका है और यहां पर लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इससे इस वक्त प्रशासन को निपटना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं और क्या और होना चाहिए ताकि ये संक्रमण आगे ना बढ़े? देखिए, अगर हम देखें तो मुंबई में सबसे पहले वर्ली का जो इलाका है जी, ये इलाके में एरिया स्प्रेड हमको देखने को मिला। आज देश में सबसे ज्यादा मरीज अगर कहीं होंगे तो वर्ली में है। और वर्ली में जिस प्रकार से इसका एरिया स्प्रेड हुआ वो बहुत ही भयानक तरीके से हुआ। जीजा माता नगर में हुआ, उसके बाद अभी जिस प्रकार से धारावी में हमको स्प्रेड दिखाई पड़ रहा है और लगातार पेशेंट्स वहां पर बढ़ रहे हैं। मूल रूप से ये होना चाहिए कि जैसे वर्ली में शुरुआत में हमने कम्युनिटी टेस्टिंग का थोड़ा सा काम किया और सिम्टोमेटिक टेस्टिंग का काम किया, तो उसमें बड़े पैमाने पर लोग हमको ध्यान में आए कि इनको कोरोना है। पर दुर्दैव से वहां पर संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने वहां पर टेस्टिंग बंद कर दिया। अब धारावी में भी अगर हम देखें तो धारावी में जो हाई रिस्क असिम्टोमेटिक लोग हैं, मतलब जितने लोगों को कोरोना हुआ है ऐसे लोगों के घर में रहने वाले जो लोग हैं, अभी समझ लीजिए उनमें से 1100 लोगों को क्वारंटीन किया है, तो केवल मात्र 200 लोगों का वहां पर टेस्ट किया गया है और बाकी लोगों का अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। तो ये सारे टेस्ट हमको करने पड़ेंगे और ये केवल हाई रिस्क व्यक्तियों के नहीं, तो धारावी में चूंकि ये बड़ी कंजेस्टेड इस प्रकार की बस्ती है तो कम से कम इमीडिएट नेबर्स होंगे या इस प्रकार के जो लोग होंगे, इसको भी जहां पर हमको लगता है कि कांटेक्ट आता रहा है। अच्छा देवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि टेस्टिंग की संख्या में इजाफे की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा जब रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई तो कल ही की बात है कि 186 ऐसे मरीज मिले जिनमें कोई भी लक्षण नहीं थे इस बीमारी के, इस वायरस के संक्रमण के, और 186 मरीज मिले। क्या आपको लगता है कि भारी पैमाने पर अब हमें टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों में यह समस्या है कि टेस्टिंग अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही। देखिए, इसके संदर्भ में आईसीएमआर ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी है। हाँ, जिस समय हम फर्स्ट स्टेज में थे और सेकंड स्टेज में थे उस समय सिम्टोमेटिक टेस्टिंग ही आवश्यक थी, क्योंकि सेकंड स्टेज में बाहर से ये सारा जो है डिसीज आता है। अभी हम थर्ड स्टेज में तो नहीं गए, कम्युनिटी स्प्रेड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब हमारे देश के लोगों से ही उसके फैलने की शुरुआत ये कुछ पैमाने पर हुई, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेज के मरीजों के साथ जिनका कांटेक्ट आया और उनके कांटेक्ट में जो लोग आए उन्होंने इसको फैलाना अभी शुरू किया है। तो ऐसे समय आईसीएमआर ने एग्रेसिव टेस्टिंग ये हमको कहा है, और एग्रेसिव टेस्टिंग कहा मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, जहां पर कोरोना का प्रादुर्भाव ध्यान में आता है, मरीज बड़े पैमाने पर है, ऐसी जगह पर एग्रेसिव टेस्टिंग किया जाना चाहिए और असिम्टोमेटिक टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग ये देखें तो जैसे महाराष्ट्र में जितने मरीज आज एडमिटेड है, इन मरीजों में करीब 79% मरीज असिम्टोमेटिक है, इनको कोई लक्षण नहीं थे, उसके बावजूद ये लोगों को कोरोना हुआ है। तो असिम्टोमेटिक टेस्टिंग और एग्रेसिव टेस्टिंग ये बहुत आवश्यक है। और कम से कम मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में आज इतनी लैब्स को मान्यता है कि सरकार के लैब्स और प्राइवेट लैब्स मिलकर जितना आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं उससे 4 गुना टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नंबर बढ़ने के डर से अगर हम टेस्टिंग के ऊपर कैप लगाए, ऐसी जगह जहां एरिया स्प्रेड है, एरिया स्प्रेड नहीं है ऐसी जगह आवश्यकता नहीं है, पर धारावी में एरिया स्प्रेड दिखाई पड़ता है, वर्ली में एरिया स्प्रेड दिखाई पड़ता है, ऐसी जगह पर हम लोगों को कैपिंग करके अगर हम हॉटस्पॉट्स में भी जो असिम्टोमेटिक हाई रिस्क लोग हैं उनका टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम आज तो नंबर को छुपा लेंगे या नंबर कम रखेंगे, लेकिन कल इसका जो स्प्रेड बढ़ेगा वो बहुत ही भयानक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो सकारात्मक सुझाव दिए हैं उद्धव ठाकरे सरकार उन पर भी अमल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।